सीनियर प्यूनी जज जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अंडर 2 मंथ्स, जब वो ये कहते हैं कि मुल्क शदीद बहरान का शिकार है और वो कमेटी जिसके अंदर से बेंच बनने हैं, जिन्होंने तमाम मुकदमात सुनने हैं, वो उसके इजलास में ही शिरकत नहीं करते और वजह बनाते हैं वो ऑर्डिनेंस जो सदर मुमलिकत ने पास किया और आपकी हुकूमत ने बड़ी चाहत से उसका इजरा किया। डू यू फील रिस्पॉन्सिबल के इन एनी वे के जो वो बहरान का जिक्र कर रहे हैं उसका आगाज़ उस ऑर्डिनेंस से हुआ जो आपकी हुकूमत ने अप्रूव करके जारी किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए मेरा ख्याल है अगर तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जिक्र करें, कॉन्टेक्स्ट कोई बात सामने आएगी तो देखेंगे। यकीनन ही इज़ इन अ वेरी सीनियर एंड एलिवेटेड पोजीशन और अगर उन्होंने कोई ऐसी राय का इजहार किया तो यकीनन कोई वजूहात होंगी और उसके ऊपर एक बहस हो सकती है। जहाँ तक बात है देखिए ऑर्डिनेंस की, एंड आई डोंट थिंक इफ ही इज मेंशन्ड मल्टीपल क्राइसिस देन एन ऑर्डिनेंस दैट वाज पास्ड अ फ्यू डेज अगो कैन बी द ओनली रीजन फॉर हिम टू से सच अ थिंग। बहरहाल जहाँ तक ऑर्डिनेंस का जिक्र है, देखिए मुझे तो पहले इस बात की खुशी है कि वो लोग जो 2 साल पहले हमसे लड़ रहे थे कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास रहना चाहिए, आज वो ये कह रहे हैं कि 3 जजेस के पास रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मेरे नज़दीक तो एक लॉ जब ये आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई थी, फ़र्द वाहिद 3 की ताकत की, और मेरे नज़दीक मेरी राय में इसमें एक मज़ीद इम्प्रूवमेंट है। ये ग्रांटेड के ऑर्डिनेंस इज़ ए टेम्प्रेरी मेजर और लेजिस्लेशन जब होगी तभी ये परमानेंट होगा, मगर एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है कि पहले 3 जजेस फिक्स थे, आपके चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज एंड देन द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, बट इससे अब it allows कि other members of the court, other Supreme Court judges also get to be a part of that committee, and also कि अगर किसी वजह से एक जज ना भी मौजूद हों, जजेस छुट्टियों पर भी जाते हैं एक्सेट्रा, तो इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी को कमिटी फाल रहे। अच्छा, कमाल बात है आज एक जज मौजूद नहीं था, मतलब आज उन्होंने इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। सो आई डोंट नो, क़य्यूम साहब हमें बाद में बताएंगे कि फिर कमेटी की कंपोजिशन क्या है, लेकिन आपका मानना ये है कि सबसे पहले तो मास्टर ऑफ रोस्टर होता था, यानी चीफ जस्टिस के बारे में कहते थे कि वो मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीब ने ही ये तहरीर की थी, और ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि आज जब तब्दीली आई है तो जस्टिस मुनीब ही निकले हैं इस कमेटी में से। लेकिन मास्टर ऑफ उसके बाद 3 जज साहबान, एक चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और अब जो है चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और कोई भी और जज। आप कह रहे हैं तो ये बेहतरी बनाने का ख्याल आपको इसी वक्त क्यों आया? नहीं देखिए वो ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ इस हद तक महदूद तो नहीं है, लेकिन ना लॉज आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द नीड। आई थिंक कि फ़र्द वाहिद से ताकत 3 जजेस तक जाना एक इंप्रूवमेंट थी और उस लॉ के अंदर हालात को मद्देनजर रखते हुए मजीद फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मजीद इंप्रूवमेंट आई है। दिस इज़ द वे आई सी इट। दूसरी बात ये थी, देखिए जहाँ तक उस ऑर्डिनेंस का जिक्र है, ऑर्डिनेंस में सिर्फ ये शिक नहीं, ऑर्डिनेंस में और भी चीज़ें हैं जिसमें केसेस को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुनने की बात भी हुई है, ताकि लोगों के जो केसेस ज़ेर इल्तवा रहते हैं वो ना रहे, और अगर किसी वजह से आउट ऑफ टर्न दिया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन है। उसके अलावा 184(3) जहाँ पे सुओ मोटो इन्वोक होना है तो उसकी वजूहात आपने जस्टिफिकेशन फराहम करनी है। तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट मोस्टली पीपल हैव एग्रीड शुड एग्जिस्ट। और अगेन ये आई थिंक अभी इनैक्ट हो गया या प्रोमलगेट हो गया ये ऑर्डिनेंस, बाद में ये बिल की सूरत इख्तियार करके दोनों असेंबलीज, दोनों हाउसेज अगर पास करेंगे तो ही ये परमानेंट। अच्छा, मैंने बतौर तजियाकार जो है ना बाद की बातों का तजिया करना छोड़ दिया, मुझे ये भी पता कि अगले 12 घंटे में क्या होना। बिलाल साहब, आपकी एक हुकूमत है जो अभी 1 हफ्ता पहले बिल्कुल एक आईनी तरमीम करवाने के करीब पहुंच गई थी, मतलब यू डिडंट हैव द नंबर्स, लेकिन आपने लोग काफ़ी इकट्ठे कर लिए थे, जिससे मुराद ये है कि आप आईनी तरमीम करवा सकते थे, ये आपकी स्ट्रेंथ भी थी। नहीं हो सके, नंबर पूरे नहीं हो सके, उस बहस में हम नहीं जाते हैं। उस हुकूमत के लिए ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी करने की क्या ज़रूरत है? आपने अमेंड करना है तो जिसके वजह से एतराज़ात उठते हैं, मतलब आपने इंटेंशन का जिक्र किया, सीक्वेंस का जिक्र किया, टाइमिंग का जिक्र किया, व्हाई एन ऑर्डिनेंस? तो साहब देखिए ऑर्डिनेंस एक तो आप देख लीजिए, मुवाजना कर लीजिए कि हम कितने ऑर्डिनेंसेस लाए कंपेयर टू जो पीटीआई की हुकूमत थी। हमारे इंस्टेंसेस ये मुकाबला जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आरिफ अलवी साहब ने लगाई भी थी माशाल्लाह जी, तो वो उसका तो खैर मुकाबला नहीं है। आज वो कहते हैं एक 100 सुनार दी 1 लोहार दी, मतलब आपने एक ही ऑर्डिनेंस के साथ देखिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस तरह केसेस का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना, 184(3) के अंदर रीजंस देना, ये तो वो चीज़ें जिसके ऊपर लार्जली जुडिशरी एज आई माय अंडरस्टैंडिंग इज अ लॉट ऑफ पीपल हैव फेल्ट कि दिस इज एन इंप्रूवमेंट इन पीपल बार्स की रेजोल्यूशंस रही हैं एज आई अंडरस्टैंड इन द पास्ट, ये चीज़ें मांगते हुए, तो दीज आर इंप्रूवमेंट्स एंड इन एनी केस तो कानून कानून भी आएगा, कानूनी तौर पर तब्दीली नहीं, जब असेंबली सेशन में आएगी कानून तो ये परमानेंट लॉ तो तभी बनेगा जब दोनों हाउसेस से गुजरेगा। बिल्कुल, ये तो आपने 2 सेशन बुलाए रखे, उनको जकड़े रखा 72 घंटे, उसको उसके अंदर 24 घंटे
और ऐड करते तो पास करवा लेते। असेंबली का सेशन फिर से आ जाएगा, 1-2 हफ्ते की बात है, बिल होगा, असेंबलीज में डिस्कस होगा, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, जो एक प्रोसीजर है। लेकिन आपका मानना ये है कि आप इसको ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट करेंगे लॉ में? नहीं देखिए, वरना तो है ही टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट ना जी। देखिए ये तो टू बिकम लॉ, ये तो होता ही। 90 दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत तवील दिन, बहुत तवील अरसा बन जाते हैं, हमें तारीख से अंदाजा है। दूसरी 90 दिन जो है। दूसरी बात ये है कि जो मैं बड़ी केयरफुली इस पे कमेंट करूंगा। मंसूर अली शाह साहब जो मामला कर रहे हैं, मेरे नज़दीक देखिए कानून बनाने की लॉजिक हुकूमत देनी है। अंदर चीफ जस्टिस उसको किस तरह एक्सरसाइज करता है, दूसरे जजेस उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए आपको याद है जब 4-3 और 3-2 का फैसला हुआ था इलेक्शंस के हवाले से, तो हमने उस टाइम पे ये नहीं कहा था कि कौन सा फैसला, हमने कहा था कि एक पूरा फुल कोर्ट इनका उस गिनती पे आपस में एग्री नहीं कर रहा था। और हम बार बार उमर अत्ता बंदयाल साहब से ये कहते थे कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। तो दिस इज अ मैटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आई होप दे विल। मंसूर साहब कहते हैं फुल कोर्ट बनाए, तो आपको फिर आज इत्तेफाक करना होगा ना उससे। जी, जब जस्टिस मंसूर कहते हैं कि इस मामले को देखिए वो एक अभी बुनियादी तौर पे क्या है, एक कानून है जिसके तहत एक कमेटी बनी है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, उसके ऊपर एक जज ने इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करते हैं वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट मीटिंग बुलाना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, और उनका मामला ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर क्या किसी एक पीस ऑफ लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको वो भी एक आईनी मामला है, कर सकते हैं, वो तो जुडिशियल साइड के ऊपर। सर एक वन मोर कमेंट सर वेरी क्विकली। देखिए ये नहीं हो सकता, अब आपको याद हो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब इनिशियली आया था तो तब भी इस पे स्टे ऑर्डर दिए गए थे। ठीक है, ये नहीं हो सकता। देखिए आने से पहले अच्छा, यू कांट पिक एंड चूज द लॉज यू लाइक एंड द लॉज यू। अभी हम जरा जो इमीडिएट तारीख है उसके ऊपर आएंगे ना, वो बन गया, उसके बाद उसके अंदर तरमीम होगी वापस। ईरानी साहब, ये अब मामला है कि जो जज साहिबान के अंदरूनी आईनी तशरीहाती इख्तलाफात हो सकते हैं, उसको सियासी रंग देकर उस क्राइसिस को एक वाइडन किया जाता है। ये जज साहिबान के लिए जिस तरह वो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। ज़रा मैं उस पर रिफ्लेक्ट करवाना चाहूँगा। जब आप ये कहते हैं कि वाक़तन बाज़ जज जो हैं वो उस तरफ हैं और वो वहाँ से कहा जाता है बाज़ जज जो हैं उस तरफ हैं, सो बेसिकली जुडिशल मामलात को उलझाया जा रहा है सियासी तौर पर। योर टेक? नहीं देखिए, हम तो ये नहीं कहते कि ये बाज़ जज उधर है या बाज़ जज इधर। कमाल हो गया। कोई बात नहीं, कमाल बड़ा हो रहा है। देखिए मेरी बात तो सुनिए। नहीं आप नहीं कमाल है, आप ये नहीं कहते। इन्होंने भी कमाल किया। आतिफ साहब का मानना है कि तुसी भी कमाल की थी, मैं भी कमाल की थी। बात तो सुनिए, मैं इसमें नहीं जाते। देखिए आपने बात की, देखिए जो आईनी चीजें होती हैं उनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और पॉलिटिकल चीजें जो होती हैं उनके आईनी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये इंटरनल पार्टी कहती है नया जज जाएगा तो ये हुकूमत चली जाएगी, दैट्स योर स्टैंडर्ड स्टैंड। नहीं देखिए सुनिए मेरी बात को, देखिए और ऑफिशियल स्टांस मुझे मेरा ख्याल है कि मैं 2014 की तरह एक्सप्लेन प्लीज थोड़ा हौसला सर, अब अपनी बात कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो तमाम चीज़ें देखें, इसकी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये कब लास्ट टाइम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर, मुझे आप वो तारीख बता दें, ये सदीकी साहब बैठे हुए हैं, कि कब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। पहले तो बड़ा मुझे याद है, हम भी देखा करते थे टीवी की स्क्रीनों पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के आधा घंटा अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो यहाँ पे बड़ी एक क़यामत बर्पा की जाती थी। अब 2.5 महीने हो चुके हैं 12 जुलाई के बाद। नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने तकरीर की थी जब यूसुफ गिलानी का मामला था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब मुझे बात बताएं, ये वही सुप्रीम कोर्ट है अब, और उसमें अच्छा कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि एक जमात है उसको प्रोपोर्शनल जो सीटें मिली हैं, और ये इससे सारे जजेस ने एग्री किया कि जो फैसला था 12 जुलाई या 13 जनवरी का, उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं ख़त्म किया था, बल्ले का निशान वापस दिया था। उसकी बुनियाद के ऊपर देखें ये सारा क्राइसिस किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है कि ये पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिजर्व जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमने नहीं देनी। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि आइन की स्पिरिट क्या थी। आइन की स्पिरिट ये थी कि जो पार्टी जिस हिसाब से सीटें जीतेगी, नशिस्तें जनरल इलेक्शन जीतेगी, उसी तनासब से सीटें दी जाएगी। पार्टी जीतेगी तो तब ना, वो तो आज़ाद। देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया, उन्होंने कहा कि आपने हमारे फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी। देखें वो तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, वो तो काजी फाजिल साहब ने कहा कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, हमने पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म नहीं किया था। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये बेहतर होता कि उस फैसले की उस मौके पर बेहतर इंटरप्रिटेशन हो जाती, ये भी उन्होंने जजमेंट में लिखा है।